तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं आपको ऑन स्क्रीन भी समझाऊंगा जीएसटी के बारे में। तो जैसे कि नॉर्मली हम कोई भी चीज़ आज के टाइम में गूगल पे सर्च करते हैं आता, क्योंकि इंटरनेट पर सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है काफ़ी हर एक चीज़ को लेकर। जैसे हमने नेट पे ही देखा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में लिखा है कि भी ये इंडायरेक्ट टैक्स है, और वैल्यू एडिड टैक्स है मोस्ट गुड्स एंड सर्विस पे लगता है डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले के लिए, और कंज्यूमर से पेड करा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को दिया जाता है बिज़नेस जो सेलिंग गुड्स और सर्विसेज है, बिजनेसेस जो हैं गुड्स और सर्विसेज जो सेल कर रहे हैं उनके थ्रू। और ये एक तरह से होता क्या है कि गवर्नमेंट हमसे इसके नाम पे पैसे ले लेती है, बस एक ये टैक्स है। किसी भी चीज़ के नाम पे पैसे लेने वाली बात है। जैसे आप घर में आपको अगर पॉकेट मनी के नाम पे पैसे दिए जाते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट जीएसटी के नाम पे पैसे लेती है। और अभी मैंने नोटपैड की एक फ़ाइल खोल ली है, और इसमें मैं आपको जो है मैंने जैसे लिखा था उसी को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट होता है, कोई भी बंदा बिज़नेस करता है, कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा या अर्निंग एक्टिविटी करेगा, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसमें अभी डिपेंड करता है कि वो एप्लीकेबल उस पर हो है कि नहीं है। मतलब होता क्या है कि इसकी ऑब्लिगेशंस है कि नहीं है, कि मतलब उसकी लाइबिलिटी उसको लेना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि उसका मन करेगा कि वो लेगा, और वो चाहता है कि हाँ जी वो गवर्नमेंट को कुछ कंट्रीब्यूट कराना। ये तो जो है, जो भी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी बनाया गया होता है लॉ में, वो तो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है, जो भी बंदा इंडिया में एक्टिविटी कर रहा है इकोनॉमिक। और जैसे कि नया जीएसटी जब स्टार्ट करता तब नहीं होता, और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जब अगर वो मान लो उसका उनने बिज़नेस करना शुरू करा, और धीरे धीरे मतलब जैसे लिमिट्स होती है, वो गुड्स में डील कर रहा है, तो 40 लैक्स तक की लिमिट है कि अगर 40 लैक्स तक का उसका टर्नओवर है तब तक तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है जीएसटी। पहले 20 लैक्स थी इन केस ऑफ कि अगर सिर्फ गुड्स हो तो। लेकिन इसके अलावा ये भी होता है कि जो लेने से अब लोग, जो बंदा काम कर रहा है, तो अगर वो तो अगर रिटेल कर रहा है तब तो बात अलग है, ठीक है। अगर वो बिज़नेस टू बिज़नेस कर रहा है तब तो उसे लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ क्योंकि जिनसे वो परचेज़ कर रहा है और जिनको वो सेल कर रहा है उन्होंने लिया होता है। तो कुछ इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं भी हैं कि जो लेने से मिलते भी हैं। तो जैसे कि ये मैंने देखा है कि रिटेल अगर B2C कर रहा है तो बात अलग है। तो उस केस में भी उस केस में भी ज़रूरी तब हो जाता है कि मतलब जब बंदे का दिख रहा होगा कि बाहर उसकी दुकान किसी का काम काफ़ी चल रहा है, और फिर वो ये ऐसा आइडिया हो जाता है कि हाँ इसका जो है टर्नओवर तो 40 लाख से तो बहुत ज़्यादा ही होने हो जाता होगा साल का। तो वो जो है उसको लेना पड़ता है। बाकी रिटेलर अगर मान लो, तो रिटेलर अपना लोकल सप्लाई करते हैं काउंटर पे, तो उनकी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होती है, तो इस चक्कर में भी वो स्किप कर लेने से बच जाते हैं। अगर बिज़नेस टू बिज़नेस है तो बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजेगा, जैसे दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, कभी यहीं से इंडिया, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, किसी भी स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर भी, चाहे आप 10 रुपये की क्यों नहीं सेल कर रहे हो, उसमें एप्लीकेबल हो जाता है। बट ये कुछ सर्विसेज के केस में छूट दी गई है इस चीज़ को लेकर, इंटर स्टेट को लेकर। और बाकी जो सर्विसेज
प्रोवाइडर होते हैं जो, अगर अब एक तो कोई बंदा अगर गुड सर्विस दोनों कर रहा है तो मेनली वो सर्विस के हिसाब से भी आएगा। तो गुड्स के हिसाब में अगर 40 लाख है तो सर्विस के हिसाब में कुछ ऐसी 20 लाख की लिमिट है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो जीएसटी उन्होंने नंबर ले लिया है तो अब उनको चार्ज भी करना पड़ेगा। मतलब वो एक तरह से उनको गवर्नमेंट एक पावर भी दे देती है कि हाँ आप जीएसटी के नाम पे आगे से पैसा लो और जो है अपना जो आपने दिया है उसको एडजस्ट करके बाकी जो बचता है वो हमारे को जमा कराओ। बट अगर कोई बंदी आपको पावर दे दी है इसका मतलब ये नहीं है, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसका मिसयूज़ करने लग जाते हैं। तो फिर ऐसे में ये सब चीज़ों पर फिर लिटिगेशन शुरू होती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल की तरह भी सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि जैसे हम परचेज़ करते हैं अपना कुछ भी, मान लीजिए आप कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या गुड्स में डील कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें आप रिसोर्सेज प्रोक्योर भी करोगे यानी कि परचेज़ करोगे। तो जैसे कि अगर आपने आप परचेज़ करना होता है गारमेंट्स, अब अगर हम जैसे चीज़ें परचेज़ करते हैं जैसे कि कोई ट्रेडिंग कर रहा है गारमेंट्स में तो गारमेंट से ख़रीदेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर भी होता है तो वो अपने रॉ मटेरियल्स परचेज़ करता है और हर चीज़ों पे सब चीज़ों पे जीएसटी लगता ही है। ऐसा नहीं है कि फिनिश्ड गुड्स पर ही जीएसटी एप्लीकेबल है, रॉ मटेरियल वाले आइटमों पे भी, क्योंकि रॉ मटेरियल की अपनी ट्रेडिंग भी चलती रहती है। तो अब जैसे रॉ मटेरियल बंदा ख़रीदेगा तो उस पर वो जीएसटी देगा। तो वैसे तो मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। अगर वैसे जो इसका मेन कॉमन जो एस्पेक्ट है वो यही है कि भाई आप जीएसटी एक चीज़ एक नाम पे पैसे लिए जाओ पूरी चेन में और आपस में एडजस्ट करके अल्टीमेटली एंड यूज़र से जो एंड यूज़र यानी कि जो रिटेलर है वो सारा जमा कर देगा। जब जब एंड यूज़र रिटेलर एंड यूज़र से ले लेगा तो एक्चुअली में वो गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। इसके अलावा जैसे अब असेंबलिंग भी करते हैं तो ये सब चीज़ें हैं कि कोई बंदा असेंबल करके कुछ और कर रहा है। असेंबलिंग भी एक तरह से ये थोड़ा सा सेमी मैन्युफैक्चर सा कह सकते हैं हम इसको। बाकी सॉफ्टवेयर बेचते हैं लोग, सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसमें एम्प्लॉयज़ को करते हैं। हालांकि उस केस में वो कुछ सर्विसेज जो लें उन पे जीएसटी एप्लीकेबल है, बट वो एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देते हैं उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऐसे में उनके इनपुट कम ही रहता है। जैसे रेंट दे रहे हैं, कमर्शियल रेंट पे जीएसटी एप्लीकेबल है, रेजिडेंशियल वाले पे नहीं है। जो मतलब घर का आप रहते हो उस पर नहीं है। बट जो कंपनी जो कहीं मार्केट वगैरह में रेंट जो दिया जाता है उसे कमर्शियल रेंट के अंदर आता है। तो इसके अलावा फर्नीचर बंदा ख़रीदता है, मशीन्स ख़रीदता है, सब चीज़ों पे जो भी जीएसटी है वो ले सकता है। और जैसे कि कोई बंदा प्लास्टिक को रिसाइकिल कर रहा है तो प्लास्टिक वेस्ट लेगा, फिर उससे जो है वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, दाना सा बनता है, एक प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स बनते हैं, वो बनते हैं, फिर उससे पैकिंग मटेरियल बनता है। तो हर एक चीज़ पे जीएसटी एप्लीकेबल है। हाँ, रेट सबका अलग अलग, किसी चीज़ का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर वेस्ट पे 5% है तो मटेरियल पे 12% है, या उल्टा भी हो सकता है। तो इन केस अगर ये उल्टा होता है तो बंदे को क्या रहेगा कि उसके पास जीएसटी का इनपुट ज़्यादा क्रिएट होता रहेगा, लाइबिलिटी उसकी कम रहेगी, क्योंकि उसका जो सेल वाला रेट है वो आउटपुट हमेशा वो कम रहेगा। अकॉर्डिंगली मार्जिन भले ही थोड़ा ऐड हो जाएगा लेकिन फिर भी इतना नहीं होएगा। अल्टीमेटली उसका रिफ़ंड बनेगा और वो रिफ़ंड फिर गवर्नमेंट जीएसटी ने पे करा होता है अपने सप्लायर को एक्स्ट्रा, उसका क्लेम करेगा रिफ़ंड। ये एक नया काम बढ़ जाता है। तो जैसे कि कंप्यूटर एक्सेसरीज की ट्रेडिंग करने वाला बंदा डायरेक्ट बस वही एक्सेसरी लेगा और बेचेगा।
सेम रेट पे रेट जीएसटी के अपना जो मार्जिन ऐड है वो कर देगा। और बाकी जैसे कि इनवॉइस है तो इनवॉइस बनती है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इनवॉइस बनी, उसमें गुड्स या सर्व मेंशन होंगे या सर्विसेज मेंशन होंगी, ठीक है। उसकी वैल्यू मान लो 1 लाख है, प्लस उस पर 5% का जीएसटी था, तो 5,000 रुपये जीएसटी लग गया। तो टोटल जो है हम पार्टी को डेबिट अमाउंट करेंगे, यानी कि उसके नाम पे चढ़ाएंगे, वो 1,05,000 रुपये डाल देंगे इनवॉइस बिल बना के, या उससे ले लेंगे, बैंक के थ्रू लेंगे, या अभी क्रेडिट कर देंगे, जैसे मर्जी करेंगे, उसके नाम पे उसको इतना डेबिट कर देंगे। और जैसे इनकी एंट्रीज़ हैं वो भी आप आगे देखेंगे। और जैसे कि बिल्ड और जैसे कि जो बिल आप बनाते हैं, ठीक है, वो आप बनाएंगे या तो सेम उसी चीज़ का बना देंगे, अगर जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ भी चीज़ है। मैं मेनली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ऐसा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा एजेंट भी कर सकते हैं कि आपने कहीं से सर्विस ली, सीधे सीधे वही सर्विस मतलब अपने नाम पे लेके सीधा किसी और को दे दिया, एक मीडिएटर बन गए, तो वो सेम सर्विस के केस में वो सेम ही चीज़ आप चार्ज कर दोगे, अदरवाइज़ अलग हो जाएगी थोड़ी। और जैसे कि या फिर आप कुछ नया मैन्युफैक्चर करोगे, या फिर सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड करोगे कि वो कुछ डिफरेंट होंगी, ठीक है। आपके जो इनपुट्स हैं वो कुछ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ट्रेडिंग के केस में तो चलो जो आपने ख़रीदा वही बेचा, बट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के केस में ये ज़रूरी नहीं है। आप मोस्टली आपका जो आउटपुट प्रोडक्ट है वो चेंज होता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर आपने बनाया और या फिर मेंटेनेंस करी है, तो आपने उसको रेज़ करा, डिमांड करा एक बिल के थ्रू अपना ये चार्ज, और फिर आप बिल तो बनाएंगे और उसको पार्टी को क्रेडिट भी कर देंगे। अब देखो जैसे कि हमने अगर मान लो कोई भी चीज़ है, चाहे वो 1 लाख वाली की बात नहीं चल रही है, वो 1,20 की भी बेची है, ऐसा कुछ नहीं है। या आप ऐसे समझ भी सकते हो कि वही चीज़ है, या ना वो चीज़ नहीं भी हो सकती। और 1,20,000 रुपये पे आपने हालांकि रेट ऑफ परसेंट जो भी आपका रहा, और जो भी आपने चीज़ का चार्ज किया उसे 5% जीएसटी रेट ही था। तो आपने देखो, अगर मान लो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर हमने एक फॉर एक मंथ की बात करें, अगर सिर्फ यही 2 बिल होते हैं, एक सेल का और एक परचेज़ का, ये मैटर नहीं करता कि वो सेम ही चीज़ आपने सेल परचेज़ करी है। हो सकता है पुरानी वाली चीज़ आप बाद में भी करो, ये कोई और चीज़ कर रहे हो, या फिर ये कोई सर्विस भी हो सकती है, चीज़ ना भी हो सकती है। तो 1,20,000 पे 5% जीएसटी बनता है 6,000 रुपये। तो वो हमने ये 6,000 रुपये, 1,26,000 रुपये हमारा हो गया। ये मैंने आउटपुट यहाँ लिख दिया, जबकि आउटपुट टैक्स ऊपर 6,000 वाला है, 1,26,000 आउटपुट टैक्स नहीं है। तो ये अब हमारा बन गया था 5,000 रुपये वाला जो था वो इनपुट बन गया, ठीक है। और ये 6,000 रुपये हमारा आउटपुट टैक्स बन गया। तो अब हम यही मानेंगे कि इस महीने में सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन है, एक सेल और एक परचेज़। इनपुट टैक्स हमारा था 5,000 रुपये, आउटपुट टैक्स हमारा 6,000 रुपये आया। तो अब हम यहाँ पर, वैसे तो मैंने ऊपर आउटपुट लिखना था, नीचे इनपुट लिखना चाहिए था। तो जैसे कि जो इनका डिफरेंस हुआ, यानी कि 6,000 माइनस 5,000, 1,000 रुपये जीएसटी पेबल हो गया उस महीने का। तो यही हम रिटर्न में दिखाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। 2 रिटर्न्स जाएंगे इसमें, हमारे केस में जानी चाहिए अब यहाँ पर, एक GST 3 भी, ठीक है, जिसमें टैक्स जमा हो जाएगा सेट ऑफ करके, और दूसरी R1 जिसमें खाली हम ये सेल का बिल डालेंगे, परचेज़ का बिल हमें नहीं डालना। और अभी एक दूसरा एग्जांपल के साथ हम समझेंगे।
आपने लैपटॉप ख़रीदा कोई 20,000 रुपये का, और आप ट्रेडर हैं, जैसे कंप्यूटर एक्सेसरीज़ पेरिफेरल्स जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स, जैसे कि मतलब कंप्यूटर्स भी बेचते हैं, और उनके जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव, इन सब चीज़ों का आप काम करते हो, माउस कीबोर्ड सबका। तो जैसे आपने लैपटॉप ख़रीदा 20,000 का, और जिस पे कि जीएसटी का रेट मान लेते हैं जीएसटी लॉ के हिसाब से, अभी मेरे को नहीं पता अभी क्या रेट है एक्चुअल में लैपटॉप्स पर, बट मैं 12% का मान के चल रहा हूँ। और आपको अपने सप्लायर को इसके ऊपर वो 12% जो लगेगा 20,000 का, वो बिल में आपसे ऐड करके ही लेगा। ₹2,400 होता है, तो टोटल हो जाते हैं 22,400। चाहे वो आप हाथों पेमेंट करें, कैश में तो वैसे अलाउ होता नहीं है जितनी पेमेंट करना। या फिर आप उसको उधार भी कर सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं, 15 दिन, महीना या उससे भी ज़्यादा। उससे जीएसटी वालों को कोई लेना देना नहीं है। अब मान लीजिए आपने इसको सेल किया, सेम लैपटॉप को 21,000 प्लस जीएसटी पर, जो कि बनते हैं 2,520 रुपये। तो टोटल हो जाता है 23,520। अब टाइम आ गया है रिटर्न फाइल करने का लास्ट मंथ की, और हमें अपना डिक्लेयर करना है कि हमने क्या परचेज़ किया। गुड्स और सर्विसेज जैसे कि हमने करी 20,000 और 2,400 जीएसटी पे किया। और हमने फिर उन्हीं गुड्स को, हमने मतलब जो भी गुड्स को 21,000 रुपये में हमने एक सेल करा है। हमें ये नहीं वहाँ पे दिखाना होता कि हमने जो बेचा था वो कब ख़रीदा, या फिर वही बेचा है जो ख़रीदा इस पीरियड में ख़रीदा, वो बेचा कि नहीं बेचा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंटली शो करनी होती हैं।
लिंकिंग का कोई कनेक्शन होता नहीं है, कोई लिंकिंग का सीन नहीं हो रहता। और जो जीएसटी चार्ज किया है वो डिक्लेयर करेंगे। तो इनपुट माइनस आउटपुट नहीं, आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे। 2520 माइनस 2400। अभी तो हम इसको यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बट रिटर्न में तो क्या है कि हम दोनों फिगर्स भर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो पेबल अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट होके कैलकुलेट होके आपके सामने आ जाती है। लेकिन वो भी एक बिल्कुल क्लियर कट नहीं दिखती, उसको भी एक स्टाइल से समझना पड़ता है हमें, क्योंकि कुछ पुराना अगर इनपुट है उस केस में तो हमें समझना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो जो रिटर्न फाइल करने के टाइम पे पेमेंट वाले टैब में अपने आप अगर हमारा कुछ इनपुट नहीं है, करंट का है सिर्फ, और आउटपुट ज़्यादा इनपुट कम है, तो सीधा सीधा फिर वो सही दिखा देगा कि इतनी पेमेंट बनती है करंट की। बट इन केस अगर कुछ और सीन है तो हमें खुद से समझना पड़ता है चीज़ों को एक बार। और बाकी फिर हम उसको डिपॉज़िट ऑनलाइन ही कर देते हैं, जीएसटी पोर्टल में चालान पेमेंट जनरेट होता है, लिंक होता है, और उसके बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे केस में अभी आपने देखा 120 रुपये हमें पे करने बनेंगे, और हम इसको डायरेक्ट मैं आपको बताऊँ तो 12% देखो हमने करा था, ठीक है। और हमने उसको जितने रुपए का बेचा, यानी कि हमने जैसे 1000 रुपये का अपना वैल्यू एडिशन करी, यानी कि मार्जिन ऐड करा, तो नेट हमें उतने पे ही जो 120 रुपये बनता है वो 12% उतने का ही होता है। तो एक्चुअल में हमें सिर्फ अपनी वैल्यू एडिशन, जो हम जैसे जैसे चेन में होल सेलर, मैन्युफैक्चर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, जो जितना जितना मार्जिन ऐड करता है बेसिकली उसको उतने पे ही टैक्स जमा करना होता है, उसका जो टैक्स जमा करना होता है उसे उतने पे ही करना होता है। बाकी तो सारा कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। और ये भी हमें मतलब सामने वाले से चार्ज करके देना होता है, ऐसा नहीं कि हमें अपने पास से देना है। हम आगे से लेंगे, चार्ज कर रहे हैं हाथ के हाथ, भले ही वो हमें सामने वाला जब मर्जी दे, बट हमें तो नेक्स्ट मंथ जमा कराना है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत भी हो जाती है कि लोगों की पेमेंटें देर से आती हैं, लेकिन वो जीएसटी वो जो है गवर्नमेंट को अभी जमा करा देते हैं। मतलब अपना तो पेमेंट रुकी रुकी गवर्नमेंट को भी अपने पास से देना पड़ गया। जो अपने अपने अपनी अपने गुड्स की कॉस्ट जो है, अपने गुड्स का अमाउंट तो जो ब्लॉक होता ही होता है, बट गवर्नमेंट को अपने पास से देना पड़ जाता है और एडिशनली। एंड ये लिखा है जैसे मैंने, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। एंड द रिमेनिंग डिफरेंस इज टू बी पेड।
अच्छा, अब जैसे एक और चीज़ देखो आप, कि जैसे मान लो परचेज़ हमने करी 10% पे कोई आइटम थी और उस पर 1,10,000 का जीएसटी पे करके 1,10,000 रुपये की परचेज़ हमारे को टोटल हो गई हमारी, इंक्लूडिंग जीएसटी। और फिर हमने उसको सेल करा किसी चीज़ को 1,20,000 में, तो 12,000 रुपये उस पर हम कलेक्ट करते हैं, तो 1,32,000 रुपये हम आगे से लेंगे, पूरा बिल बनेगा जो हमारा। तो टैक्स पेबल क्या आ जाएगा हमारा, आउटपुट माइनस इनपुट। या आप दोबारा देखकर मैं आपकी और प्रैक्टिस को जो है स्ट्रॉन्ग कराना चाह रहा हूँ। जितना आप बार बार देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो जैसे कि 10,000 और 12,000 का डिफरेंस 2,000 रुपये होता है, और हमने एडिशन भी कितनी करी थी, 20,000 की हमने एडिशन करी थी, और तो सीधे सीधे 10% 2,000 रुपये हमारा पे करना आ गया। और एक अगर आपने 2 लैपटॉप परचेज़ करे हैं, मान लीजिए, ये एक अलग एग्जांपल है सिमिलरली, तो 1,00,000 रुपये की वही मानी कि 50,000 रुपये के हो थे, तो आपने 1,12,000 रुपये का पार्टी ने आपको पर्चा थमा दिया या बिल थमा दिया, फर्रा दे दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने एक ही लैपटॉप सेल करा, 50,000 का जैसे लिया था आपने 60,000 का बेच दिया, 6,000 रुपये उस पर टैक्स बना 10% के हिसाब से 66,000। और अब ऐसे केस में टैक्स पेबल हम कैसे देखेंगे, अब ये एक डिफरेंट टाइप का एक सिनेरियो है। जैसे कि आउटपुट माइनस इनपुट हम करते हैं, अब हमारे केस में आउटपुट है 12,000 रुपये, इनपुट आ रहा है 6,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा में क्या हो गया कि 6,000 रुपये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि 6,000 रुपये हमने पे करने थे, बट 12,000 का हमारा इनपुट था। ये 6,000 रुपये अगले बार के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि जब हम नेक्स्ट जब लैपटॉप बेचेंगे तब क्या होएगा, मान लो सेम ऐसे ही बेचेंगे अगर हम, तो तब वहाँ पर आउटपुट बन सकता है, और वो फिर एडजस्ट हो जाएगा इस इनपुट से, और यानी कि इसका इस लैपटॉप का और दूसरे लैपटॉप का भी टैक्स बाद में ही इकट्ठा ही जमा हो जाएगा। तो ये इस तरीके का सीन हो जाता है कभी कभी। और ये थोड़ी सी गलती हुई मेरे से कि ये 10,000 होता है ऊपर 10%, जो 10,000 का वो 10,000 था, तो 10,000 लेना था, तो 4,000 रुपये हमारा कैरी फॉरवर्ड होएगा, 6,000 नहीं होएगा। तो इस तरीके से गलतियाँ भी हो जाती हैं, ध्यान रखना पड़ता है। अभी जब से 4,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगली बार मान लो 6,000 रुपये का हमारा आउटपुट हुआ दूसरे लैपटॉप का भी, या हम 70 का भी बेच सकते हैं, तो 7,000 का भी हो सकता है, जो भी हमारा उसमें बनेगा टैक्स, 4,000 एडजस्ट होके 2,000 रुपये, मान लो 60,000 का बेचा हमने फिर से, तो 2,000 रुपये फिर हमारा आउटपुट टैक्स पेबल आ जाएगा, टैक्स पेबल आ जाएगा निकल के, और पे करा देंगे हम। बाकी अगर उस महीने की भी कोई अगर परचेज़ हुई तो उसका भी इनपुट कंसिडर करेंगे, और हो सकता है अगले महीने भी ना बने। यानी कि अब हम ऐसे एक सिनारियो में स्टॉक हमारे पास ज़्यादा एक्सेस इकट्ठा हो जा रहा है। अगर हमारे पास स्टॉक ज़्यादा इकट्ठा होता रहता है तो हमारे पास हमारी बुक्स में इनपुट भी इकट्ठा होता रहता है। यानी कि अगर हम ये फिर उल्टा ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारी बुक्स में इनपुट ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास स्टॉक काफ़ी है। और ऐसा होता रहता है क्योंकि कोई भी बिज़नेस वाले होते हैं तो वो परचेज़ करते रहते हैं, पहले तभी सेल करेंगे ना, तो सबकी परचेज़ ज़्यादातर केसेस में एक्स्ट्रा रहती है। बट कभी कभार लोगों का ये हो जाता है मार्जिन ज़्यादा है और परचेज़ में कभी नहीं पूर्ति हो पा रही है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम तो फिर टैक्स जमा होया ही करेगा रेगुलरली। तो
तो मान लो नेक्स्ट मंथ मैंने 70 का जैसे दिखा रहा हूँ, मैंने जैसे पहले बताया था, तो 7,000 रुपये हमने चार्ज कर दिया GST, और टैक्स पेबल भी यहाँ पर बन जाएगा हमारा 7,000 माइनस 4,000, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू 3,000। अब पेड किया इसको रिटर्न से, और एक या एक से ज़्यादा रिटर्न होती हैं ऐसे केस में। अलग अलग तरह की रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग तरह की रिटर्न होती हैं। जैसे कि जो कि आप अभी आप आगे चलकर देखेंगे, जैसे कि वैट में वैट में दो रिटर्न के फॉर्म जाते थे। एक जो रहता था कि विद इन स्टेट आपने लोकल, मान लो हरियाणा से हरियाणा में सेल करी है तो उसकी डिटेल्स जाती थी, मतलब ये रिटर्न एक ही जाती थी, उसमें दो फॉर्म होते थे। क्वार्टरली रिटर्न जाती थी 3 महीने की एक बार, अप्रैल मई जून जैसे ख़त्म हो गया तो उसको डेट दे दी जाती थी कि हाँ जी आपको 21 जुलाई तक रिटर्न करनी है इन 3 महीने की। और बट टैक्स जो है वो हर महीने जमा कराना पड़ता था चालान ऑनलाइन। उसके लिए ये नहीं रहता था कि आपको कहीं पर फिगर्स डालनी है, बस सीधा जाके पेमेंट में जाके वाले टैब में चालान क्रिएट करो और उसे ऑनलाइन पे कर दो। कहीं कैलकुलेशन अभी डिस्क्लोज डालने की ज़रूरत होती नहीं थी फिगर्स, ये आपको 3 महीने की इकट्ठा ही डालनी होती थी। वो भी डालनी क्या होती थी, उसमें आपको पार्टी वाइज सेल परचेज डालेंगे और ऑटोमेटिकली रिटर्न का फॉर्म थोड़ा सा भर जाता था उससे, और बाकी जो भरना है वो आप मैनुअली उसमें डायरेक्ट फिगर भर सकते थे। जो मतलब डायरेक्ट एक सिंगल फिगर डालनी है, बाकी जो फिगर्स की जिसकी हमें डिटेल्स डालनी है, वाउचर्स डालने, जिसकी हमें कंसोलिडेटेड पार्टी वाइज डिटेल्स डालनी होती थी पहले, अनेक्जर 2/2 भी भरना होता था, और उससे उसका जो टोटल्स होता था वो रिटर्न में ऑटोमेटिकली आ जाता था। और उसके बाद हमें वहाँ पर भी अगर कुछ एक फिगर डालनी है डायरेक्ट फॉर्म में, जिसके लिए कुछ हमें पीछे एंट्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम वहाँ पर डालते थे। अब जैसे GST रिटर्न में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर विद इन स्टेट सेल्स के अलग अलग स्टेट की होती थी, स्टेट से अलग का दूसरा फॉर्म होता था, विद इन स्टेट का अलग होता था। बट GST में क्या है कि ऐसा नहीं है, वन रिटर्न इज़ फॉर इनपुट आउटपुट एंड टैक्स पेमेंट, यानी कि एक रिटर्न है जिसमें आप इनपुट अपना आउटपुट सेल परचेज डालोगे, ठीक है। सेल की फिगर जाती है, टर्नओवर की जाती है, आउटपुट टैक्स की जाती है, और परचेज़ का खाली इनपुट जाता है, परचेज़ की एसेसेबल वैल्यू यानी कि टैक्सेबल वैल्यू नहीं जाती। और टैक्स पेमेंट फिर उससे निकल जाती है, वो आप कर देते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि टिपिकल ज़्यादा है, बहुत सिंपल है। जैसे इनकम टैक्स अगर आप देखोगे तो वो बहुत टिपिकल होता है, उसमें कैलकुलेशंस, बाकी हर किसी का अलग अलग सिनेरियो भी रहता है। ये तो एक सिंपल एक की बात कर रहा हूँ मैं।
अच्छा, अब ये जो है मैंने एक और कहीं से इंटरनेट से कुछ मटेरियल निकाला था और उसको मैंने एक लास्ट दोबारा से आपको पूरा चेन सिस्टम के स्टाइल में इसमें लिखा मेरे को कहीं पर मिल गया था, उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया चेंजेस करके। और अब एक फुल एंड फाइनल एक लास्ट ये वाली जो है एग्ज़ाम्पल को, ये एक सीरीज़ है एग्ज़ाम्पल की, मतलब एक ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, उसको समझकर काफ़ी इजी हो जाएगा। इसमें ये एक्चुअल में वैसे वैट के ऊपर थी, बट जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी वैट वाला ही है। तो जैसे कि यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, बिफोर वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग वैट लेट अस नो व्हाट एग्जैक्टली वैट इज़। तो वैट क्या है, वही हम जैसे मैंने पहले बताया कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, या फिर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, बात तो एक ही है, माइनस लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और अब जैसे इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए जो बीच में हो रहा है। अब ये मैंने जैसे ये क्या है कि वैल्यू एडेड टैक्स इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स लीव्ड ऑन सेल ऑन गुड्स, it is paid by consumer but it must be collected by the seller, so the liability to remit the tax amount lies on the seller। वही वाली बात है कि आपको कस्टमर्स से अपने दिन लेके देना है। और द वैट पेड ऑन गुड्स ब्रॉट बाय द सेलर विल बी एप्लीकेबल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो आप पे करते हो वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बता रहा था, तो जैसे वैट यह है पेड बाय गुड्स विल बी अवेलेबल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इसका मतलब ये है कि जैसे डेट मीन्स डेट द अमाउंट ऑफ वैट कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर बाय द सेलर कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ वैट ही पेड वाइल ही बॉट द गुड्स एंड द डिफरेंस अमाउंट नीड्स टू बी पेड। यानी कि वही चीज़ है, इंग्लिश में पढ़ के बता दिया आपको जो मैंने पहले हिंदी में आपको समझाई थी। और जैसे कि अब एक एग्जांपल्स के साथ शुरू हो जाते हैं हम। तो जैसे ए जो है मैन्युफैक्चरर है फ़ोन का, बी को सेल करता है 9,000 रुपये का, और चार्ज लाइबल है चार्ज करने के लिए और टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के बिहाफ पे 10% पे। तो जैसे कि 9,000 का 10% 900, और टोटल 9900 रुपये कलेक्ट किए जाएंगे, और जिसमें से कि 900 पेड करे जाएंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। और अभी तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ए का कोई इनपुट नहीं था, हालांकि उसने इनपुट लिया होगा, लेकिन मान के चल रहे हैं कि उसका कोई इनपुट नहीं है, तो वो पूरा पूरा पे कर रहा है गवर्नमेंट को, डिक्लेयर कर रहा है रिटर्न में। तो 900 रुपये तो एक्चुअल में यहाँ पे हो गए हैं इनिशियली गवर्नमेंट को इस फ़ोन के नाम पे। और अब जैसे बी है होलसेलर और सी रिटेलर है, और डी क्या है, एंड यूज़र कंज्यूमर कस्टमर, यानी कि बिल्कुल जो फ़ोन यूज़ करेगा, जो आगे बेचेगा नहीं। तो होलसेल प्राइस 10,000 रिटेल प्राइस था। अब क्या हुआ कि 10,000 का उसने बी ने ख़रीदा था। तो अब ऐसा है कि होलसेल प्राइस है 10,000, तो अब जैसे कि पिक्चर में आगे क्या है कि बी होलसेलर है, सी रिटेलर है, और डी कंज्यूमर है उस फ़ोन का, ठीक है। तो होलसेल प्राइस जो है उसका 10,000 है और रिटेल प्राइस 12,000 है, और रेट ऑफ वैट जो है 10% है। तो ए तो जो है आउटपुट 900 रुपये अपनी बुक्स में एडजस्ट रिकॉर्ड करेगा और जमा कराएगा वो। तो और बी जो है 900 रुपये उसको इनपुट कर लेगा। हालांकि इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती थी कि भाई ए ने भी जो है रॉ मटेरियल पे इनपुट लिया, जो वो उसको सेट ऑफ करता, बट फ़िलहाल कोई बात नहीं, अभी आपको समझना है। और तो अब जैसे कि आगे क्या होता है कि होलसेलर टू रिटेलर,
प्राइस 10,000 रुपये, आउटपुट रेट है 10,000 रुपये, टोटल 11,000 रुपये लेता है वो रिटेलर से, 11,000 रुपये रिटेलर पे करता है। अब बी जो है 900 रुपये का अपना आउटपुट जो है अपने 1,000 रुपये जो उसने आगे आउटपुट लिया है 900 रुपये का इनपुट में एडजस्ट करके 100 रुपये डिफरेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कराएगा। और यहाँ पर वो अपना पिक्चर से बाहर हो गया। अब पिक्चर में आता है रिटेलर। ठीक है, तो बी जो है वो कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया। अब रिटेलर और कंज्यूमर का है, वो 12,000 में बेचता है, 10% लेता है 1,200 रुपये, 13,200 रुपये, और 1,200 रुपये कंज्यूमर पे करता है मिला के। ठीक है, और रिटेलर कलेक्ट यहाँ पर करता है कंज्यूमर से, और एक तरह से वो 1,000 रुपये उसने अपने उसको दिया था, और 2,000 पे 10% यानी कि 200 रुपये एक्चुअली उसको पे करने चाहिए, जो उसने 2,000 का मतलब जो वैल्यू एडिशन पे 10% जो टैक्स बनता है। तो जैसे कि वही चीज़ हो गई कि 1,200 रुपये वो अपने एडजस्ट कर लेगा, जो 1,000 रुपये उनने होलसेलर को टैक्स दिया था उसमें 200 रुपये जो बचेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो इसमें देखो साथ में ये भी लिखा हुआ है कि देयर आर लॉट मोर कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन द रियल सिस्टम। जैसे कि अभी हम आगे चलकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ें बहुत वास्ट हैं और बहुत छोटे में चीज़ों को नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें भी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अभी हाल फिलहाल के लिए आप जो है बेसिक चीज़ें भी बहुत वास्ट हैं, तो उसको समझें। और जैसे जैसे आपको ये समझ आई, आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई भी एडवांस्ड कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ आती है तो आपको उसको रिजॉल्व कैसे करना है, इस चीज़ को करना आना चाहिए। ये चीज़ सीख जाओ आप। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही आपको पता हो, बट एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उस चीज़ की नॉलेज गेन करके इंस्टेंटली उसको अपना पर्पस को सोल्व करो, डिलीवर करो उस टास्क को। तो यही बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे वैट का था। तो अब आप ये देखो कि गवर्नमेंट को टोटल अल्टीमेटली 12,000 रुपये का फाइनल प्रोडक्ट सेल हुआ, तो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था 1,200 रुपये। तो 200 रिटेलर ने पे करे, 100 रुपये होलसेलर ने पे करे, 900 रुपये मैन्युफैक्चर ने पे करे, गवर्नमेंट के पास 1,200 रुपये पहुँच गए। बट ये चेन सिस्टम के थ्रू जाता है, चेन में अलग अलग लोग थोड़ा थोड़ा जमा करा रहे हैं। बस थोड़ा सा क्या है कि इस तरीके से ही सिस्टम बना हुआ है अभी फ़िलहाल।